जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीके स्पेशल वीडियो जो मैंने बनाई थी उसका पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के मापन की इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, न्यूटन, डेसिबल, पास्कल। पास्कल दाब के मात्रक की इकाई है, न्यूटन बल का, और प्रकाश वर्ष दूरी का। जो इसका राइट आंसर है ध्वनि के मापन की इकाई, तो ध्वनि के मापन की इकाई होती है डेसिबल, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं। और भी कई मापन की इकाइयों को देख लेते हैं साथ में। जूल की बात करें तो ये वर्ग का मात्रक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वो होता है पारसेक। डाप्सन ओजोन की सांद्रता के मापने की इकाई है। ओम जो कि प्रतिरोध का मात्रक है, और आवेश का कूलाम होता है, और एम्पियर जो कि है वो धारा मापने की इकाई होती है। तो ये सब क्वेश्चन को जानना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और अब है 6। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बात करते हैं 82वां संविधान संशोधन। ये 82वां संविधान जो संशोधन है वो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है, और इसके तहत संविधान में 3 बातें जोड़ी गई थी पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दें कि 42वें संविधान संशोधन में क्या चीज ऐड की गई थी। ऐसा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया है आपको। आगे है 44वां संविधान संशोधन। तो जो 44वां संविधान संशोधन है, इसी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 104वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये हमारा ST/ST के रिजर्वेशन से संबंधित है, जो कि अभी कुछ साल पहले ही जिसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, असत्य को पहचानना है। पहला है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। तो जी हाँ, राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है। भारत का जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है। जी हाँ, डॉल्फिन को ही जलीय जीव माना गया है। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में चलाया गया। तो ये आपका गलत है, क्योंकि 1973 में तो प्रोजेक्ट टाइगर चला था। और बात करें कि प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो कब चला था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा चला था 1992 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन है आपके हुमायूं का मकबरा, बीवी का मकबरा, रानी की वाव, पंचमहल। बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं के मकबरे को एक और नाम से जाना जाता है कि पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो पूर्व का ताजमहल हुमायूं के मकबरे को ही कहते हैं। ये हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो विरासत स्थल है वो 4 बाग शैली में बनी हुई है, वो हुमायूं का मकबरा है। ये आपको ध्यान रखना है। बीवी का मकबरा की बात करें तो बीवी के मकबरा को ही ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। इसे बनवाया था औरंगजेब ने, और यही है हमारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कौन? बीवी का मकबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने बनवाया था इसके। रानी की वाव की बात करें तो रानी की वाव, आपने रानी की वाव को आपको देखना है तो ये आपको 100 रुपए की नोट पर मिल जाएगा। जो बना होता है वो रानी की वाव ही होती है। 2014 में रानी की वाव को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से उपाधि मिली थी इसको, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। पंचमहल की बात करें तो पंचमहल हमारा यूपी के फतेहपुर में है। यूपी के फतेहपुर का जब जिक्र होता है तो एक और चीज़ है फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर बुलंदशहर में वो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का, वो करवाया था आपके अकबर ने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है हमारी लेक सुपीरियर। सुपीरियर जो झील है वही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील होगी वो आपकी कैस्पियन सागर झील होगी। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर, विश्व की ऐसे सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायलिसिस का संबंध शरीर के किस भाग से है, किस अंग से है डायलिसिस का संबंध। तो देखिए डायलिसिस का जो संबंध होता है वो किडनी से है। किससे है? किडनी से है। किडनी में एक हार्मोन होता है जिसको इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, और किडनी की इकाई भी पूछता है कभी, तो किडनी यानी कि वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। किडनी जो डायलिसिस होता है, एक्चुअली डायलिसिस जो होता है वो वर्ड है रक्त का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के प्योरिफिकेशन को ही जो प्रोसेस होता है उसी को डायलिसिस बोलते हैं। आपने सुना होगा आसपास या अपने घरों में किसी को बोलते हैं कि मैंने डायलिसिस कराया। डायलिसिस का मतलब है रक्त का शुद्धिकरण कराना। ठीक है। आँख की बात करें तो आँख से पूछे जाने वाले कुछ बीमारियों का नाम पूछता है कि आँख से कौन सी बीमारियाँ होती है, तो ध्यान रखना है आपको। आँख से होने वाली बीमारियाँ रतौंधी होती है, ग्लूकोमा होता है, मोतियाबिंद भी होता है। तो अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर चीज़ को लेकर चलना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीएसटी जो है हमारा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। ये जो हम चीज़ें वस्तुएं खरीदते हैं उन पर पहले से ही लगा होता है, हमें नहीं पता उसमें लगा होता है, लेकिन पहले से इसमें ऐड होता है। जीएसटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म हो गया। एक और चीज़ पूछता है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की। तो इसका अध्यक्ष वही होता है जो देश का वित्त मंत्री होता है। इस समय देश के हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, यानी कि यही है हमारे जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष भी। एक क्वेश्चन और होता है कि इसकी लागू कब हुआ था ये जीएसटी, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और असम ने सबसे पहला अप्रूवल दिया था, यानी कि असम ने लागू किया था सबसे पहले अपने राज्य में। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस राज्य ने सबसे पहले अप्रूवल दिया था जीएसटी के लिए, तो असम था। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी में जो है वो लागू की गई थी। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को ध्यान रख ले। आपके जो निगम कर हैं, जो आयकर हैं, ये सब क्या है हमारे, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असुमेलित को पहचाने। असुमेलित में हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, बिल्कुल है। राष्ट्रपति किसी को जो कैदी है उनको क्षमादान या फांसी दे होने वाली है उनकी फांसी को माफ़ कर सकता है, रुकवा सकता है या सजा भी कम कर सकता है। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है अनुच्छेद 133 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 133 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। किसमें है? अनुच्छेद 53 53 में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा से पहले हमें जानना होगा कि बाकी जो मुद्रा है वो किसकी हैं। बात करें अगर पीसो की, तो पीसो है हमारी फिलीपींस की मुद्रा है, और युआन जो है चाइना की मुद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। येन की बात करें तो ये आपकी जापान की मुद्रा है, और टका बांग्लादेश की मुद्रा है। टका किसकी है? बांग्लादेश की मुद्रा है। इसी के साथ साथ हम बाकी सारी मुद्राएं भी जान लेते हैं। आपके सामने ये में दिख रही है, इसी में से आप जान सकते हैं कि किसकी क्या मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। कॉफ़ी के बागानों को किस देश में फजंडा कहा जाता है? कॉफ़ी के बागानों में किस देश को फजंडा कहा जाता है? एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपका, आप कमेंट करके हमें इसका आंसर देंगे कि कॉफ़ी के उगाने के मामले में या कॉफ़ी के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। ये आपको
कमेंट करके आंसर बताना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है कॉफ़ी के मामले में। कॉफ़ी के बागानों को किस देश में फजंडा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो बागान होते हैं उनको फजंडा कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूटान को किस नाम से जाना जाता है? भूटान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका सुकुमारों का देश। तो सुकुमारों का देश जो है वो जापान को बोला जाता है, और जापान को एक और नाम से जाना जाता है सूर्योदय का देश। ठीक है, सुकुमारों का देश भी जापान है, सूर्योदय का देश भी जापान है। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि सूर्योदय का देश तो है जापान, लेकिन डूबते सूर्य का देश कौन सा है? समझ रहे हैं आप कि उगते सूर्य का देश तो जापान हो गया, तो डूबते सूर्य का देश कौन है? तो डूबते सूर्य का देश हमारा इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड होगा। अगला ऑप्शन है प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। नहरों का देश की बात करें तो किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहता है। भूटान को जो इस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजली गिरती है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है या किस फील्ड में प्रदान किया जाता है, ये भी जानना जरूरी होगा आपको। पहला ऑप्शन है हमारा स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम की बात करें तो स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ पर स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और आपका ऑप्शन है इसी में ओस्लो। तो ओस्लो और स्टॉकहोम दोनों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ओस्लो में केवल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब दिया जाता है नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर यानी कि मानवाधिकार दिवस जब होता है आपका, उसी दिन दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये हमारा दिया जाता है मनीला में। मनीला में, ठीक है, मनीला फिलीपींस। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इसी से रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चन बनते हैं कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये भी मनीला फिलीपींस में है आपका। एक और चीज़ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो भी मनीला में है। ठीक है, अब बात करें लॉस एंजल्स की। लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है, यहाँ पर मिलता है आपको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है लॉस एंजल्स अमेरिका में। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो आपको बता दें कि जो सेक्स रेशियो है वो मैक्सिमम केरला में और तमिलनाडु में है, और मिनिमम की बात करें तो वो हरियाणा में था 2011 की जनगणना के अनुसार, और केवल एक ही राज्य ऐसा था जिसका लिंगानुपात 1084 था, वो था केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि एक ही ऐसा राज्य था जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक था, जो कि था केरला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश जाना पहचाना क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। आपने सुना होगा कि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। म्यांमार की बात करें तो इसे गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन पैगोडा के नाम से। और बहरीन की बात करें तो ये होता है हमारा मोतियों का द्वीप कहा जाता है। किसे? बहरीन को। अगले क्वेश्चन की तरफ, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? जो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? अब की बात करें तो इस समय तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन जब मूल संविधान था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वो उसका राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, इसीलिए उसमें कोई भी विधान परिषद नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है ली कर्बशियर। ली कर्बशियर की बात करें तो इन्होंने चंडीगढ़ में जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, चंडीगढ़ में जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है
उसके वास्तुकार थे ली कार्बसियर। और बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो आपके वास्तुकार हैं वो हैं राम सुथार। कौन थे? राम सुथार। एक क्वेश्चन और पूछा सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। बनकर तैयार हुई थी ये 31 अक्टूबर 2018 को। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 1983 ऑप्शन है नहीं, क्योंकि 1983 नहीं है। 1983 में क्या ऐसी चीज हुई थी? 1983 में भारत ने पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था आईसीसी का। क्वेश्चन नंबर है 1956, ये भी गलत है, क्योंकि 1956 में क्या हुआ था? 1956 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। 2014 की बात करें तो यही राइट आंसर है हमारा। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो था वो भारत का नया राज्य बनकर तैयार हुआ था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके ग्रीन हाउस, आपदा प्रबंधन, जैव विविधता, ओजोन परत संरक्षण से। तो सेंडाई जो फ्रेमवर्क का संबंध जो है वो तो है आपका आपदा प्रबंधन से, लेकिन बाकी जो ग्रीन हाउस, जैव विविधता, ओजोन परत हैं, इनको भी अच्छे से देख लेते हैं किसका क्या संबंध है। तो बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था, इसमें मुख्य चीज़ क्या थी? वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बात करें रियो सम्मेलन की, तो रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की बात करें तो ये 2010 में हुआ था, ये बाघ से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ग्रीन हाउस से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। नगोपा प्रोटोकॉल की बात करें तो ये हमारा जैव विविधता से संबंधित था। तो ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, आप इनको नोट भी कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।